मंजिल क्या है, रास्ते क्या है। मंजिल क्या है, रास्ते क्या है, हौसले हैं तो फासले क्या है। आज इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने सामने जिन शख्सियत को मैं बिठाए हुआ हूं, जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं, ये अरहम खान। और अरहम खान के बारे में बता दूं, अभी हाल ही में 2021 में जो एमपीसीजे की वैकेंसी आई थी, इन्होंने उस एग्जाम को क्रैक किया है। बहुत अच्छे नंबरों से एग्जाम को क्रैक किया है। बहुत शानदार पर्सनालिटी है। मैं इनके साथ ऑलरेडी मीटअप कर चुका हूं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे साथ आए, और जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं एस्पिरेंट्स के, उनको उन सवालों के जवाब दीजिए। तो हमारी रिक्वेस्ट पे अरहम खान जी आज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बिहाफ पे और अपने सारे के सारे सब्सक्राइबर के बिहाफ पे थैंक यू बोलूंगा कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज आप हमारे साथ हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपका जो आज आपने हमें बहुमूल्य समय दिया है, इस समय से आपसे वो चीजें हम ले पाए जो स्टूडेंट को डेफिनेटली बड़ी हेल्पफुल होगी। तो हेलो अरहम, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ सर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द काइंड एंड जेनरस इंट्रोडक्शन एंड आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल। और मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है इस इंटरेक्शन को लेके कि मैं स्टूडेंट्स को थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊँ। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, सेशन को दो पार्ट्स में बांटेंगे। एक सेशन मैं पहले रिकॉर्ड करूंगा, दूसरा सेशन बाद में। अब दो सेशन में, पहला सेशन एक बेसिक रहता है जो स्टूडेंट्स की लाइफ में रहता है, और दूसरा जो हमारा सेशन रहेगा वो पूरा का पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है, जिसमें एक एक सवाल जो अरहम ने फेस किया या जो बच्चा फेस करता है जो स्टडी में, वो चीजें होंगी। तो सबसे पहले अरहम, मैं पूछूंगा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता। सर मैं मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर सिविल सर्वेंट और मेरे एल्डर ब्रदर भी सिविल सर्वेंट हैं और हम घर में दो ही भाई हैं और मेरी मम्मा हैं होम मेकर हैं। बट देन होम मेकर होने के बावजूद भी उनका जो हमारी अपब्रिंगिंग में और एजुकेशन में जो रोल है वो काफी अनपैरेलल्ड है और मुझे लगता है कि उन्हीं की वजह से हम लोग जहाँ पर भी हैं। उसके बाद सर हमारी जो स्कूलिंग है वो काफी अलग अलग जगह से हुई क्योंकि पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था। तो काफी अलग अलग जगह से मेरी स्कूलिंग हुई है सर। ठीक है, एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट देखा कि आप एक पब्लिक सर्वेंट फैमिली से हैं। तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब जब हम तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, जुडिशरी ले लीजिए, किसी भी एग्जाम की, तो क्या अगर पहले से फैमिली में माहौल इस प्रकार का होता है तो क्या इसका हेल्प मिलती है? डेफिनेटली सर। बीइंग अ एस्पिरेंट, जब भी हम किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट होते हैं सर, हम तैयारी कर रहे होते हैं तो माहौल बहुत जरूरी होता है सर। और जब हम एक पब्लिक सर्वेंट की फैमिली से आते हैं तो एक पब्लिक सर्वेंट को लाइफ में किस तरीके से अपना रूटीन रखना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं, कैसे उसको अपनी डे टू डे लाइफ को फ्रेम करना पड़ता है, कैसे उसके जॉब में डिफिकल्टीज आती हैं, तो ये सारी चीजें आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे बचपन से ये सब चीजें देखने को मिला। और उसके बाद जो फैमिली है वो सर समझती भी है जब कोई इस एग्जामिनेशन की तैयारी करता है कि इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का क्या प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर को जब फैमिली अंडरस्टैंड करती है और फिर एक एस्पिरेंट को सपोर्ट करते हैं, तो उस सपोर्ट से सर एक एस्पिरेंट को अपने प्रिपरेशन में और पढ़ाई में काफी हेल्प मिलती है। हाँ, एक और बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, मैंने एक चीज देखी, और हम आपने बताया कि आप सतना से हैं। सतना इन कंपेयर टू, अगर हम बड़ी और डिस्ट्रिक्ट देखें, छोटी जगह है। तो जब एक जुडिशियल एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी स्टार्ट करता है और एक छोटी जगह से स्टार्ट करता है, तो वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करते हैं वो, और आपने कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस की? सर दो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, पहली होती है अवेयरनेस की और दूसरी होती है एक्सपोजर की। बट स्कूलिंग के बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है सर वो इंदौर से हुआ था। तो उसके बाद मुझे वहां जब मैं गया तो मुझे काफी सारी नई चीजें पता चली कि कैसे इस चीज के लिए प्रिपेयर करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन सी अच्छी क्लासेस हैं वो कैसे हमें गाइड कर सकते हैं। बाकी सर मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जो प्री कोविड एरा था उसमें बहुत ज्यादा ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल नहीं था। बट अब तो थैंक्स टू कोविड जो इंटरनेट पे रेवोल्यूशन आया है कि काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो अवेयरनेस नहीं रहती सर स्टूडेंट्स में कि कैसे अप्रोच करना है इस एग्जामिनेशन को, और फिर उस अप्रोच के लिए एक्सपोजर नहीं रहता सर। तो मुझे लगता है ये दो डिफिकल्टीज रहती हैं। बट क्योंकि मेरा जो बी एल एल बी है वो इंदौर से हुआ था, फिर भी मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम डिफिकल्टीज हुई थी सर, जो एक टीयर 3 सिटी के स्टूडेंट को फेस करनी पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपके बारे में पढ़ा हुआ है, और हम BLLB किया है, LLM किया है आपने, और साइबर लॉ पे की फील्ड पे आपने काफी नॉलेज है आपको। तो ये कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए एग्जाम जब आपने क्रैक किया,
तो क्या ये जो एलएलएम आपका करना, मैं बेसिकली मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे स्टूडेंट के माइंड में एक सवाल होता है कि बीए एलएलबी तो देखो जरूरी है, वो अच्छी चीज है, एलएलएम जो रहता है और जो आपने जो साइबर लॉ से जो भी ये चीजें की, ये कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा? सर एलएलएम मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे मैंने एलएलएम आईपीआर में किया है, उसके बाद साइबर लॉ में मैंने एक स्पेशलाइजेशन किया है। जी तो जी। मुझे सर नई चीज सीखनी थी, और क्योंकि जो लॉ इवॉल्व हो रहा है सर और जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में साइबर लॉ से रिलेटेड जो केसेस आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं सर। ऐसे सिचुएशन में हम सबको साइबर लॉ से वेल वर्स होना बहुत जरूरी है सर। तो इस पर्सपेक्टिव को अपने माइंड में रखते हुए मैंने आईपीआर में एलएलएम किया, उसके बाद मैंने साइबर लॉ में एक स्पेशलाइजेशन किया। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आज के टाइम में हमें साइबर के बारे में थोड़ी जानकारी है, या आज से 10 साल बाद हम अगर जाके सोचते हैं, तो साइबर लॉ एक ऐसा फिनोमिनन बनने वाला है जो 90% लाइफ को हमारे गवर्न करने लगेगा। हाँ तो डेफिनेटली, इसलिए अपन मुझे उस फील्ड में सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा जिक्र हो रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप एज आप इन प्रकार के कोर्सेस अगर कर रहे हो, तो जज के रूप में आपको और आपकी थिंकिंग पावर कहीं ना कहीं बढ़ेगी। हाँ, एक प्रश्न बिल्कुल। और था कि अगर आपने एलएलएम किया है, बच्चे पूछते हैं कि एलएलएम क्या यूजफुल जुडिशियल प्रिपरेशन में होता है, या क्या जुडिशरी में जब हम इसको जुडिशरी में जाते हैं तो क्या इसका कोई फायदा है, अलग से कोई फायदा मिल रहा है एलएलएम का? तो सर मैं पहला क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ कि एज सच आउटराइट कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता प्रिपरेशन में, क्योंकि जो एमपी सिविल जज का एग्जामिनेशन है उसका एक गिवन सिलेबस रहता है। और अगर हम एलएलएम सच एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में करें या क्रिमिनोलॉजी में करें, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट सर हमारे पढ़ने में आ जाते हैं जो हमारी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। बट देन जो सिलेबस है वही सर एग्जाम की तैयारी में ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और जो दूसरी बात है सर कि एलएलएम का जुडिशियल ऑफिसर बनने के बाद क्या फायदा होता है, तो सर जो इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट एज कम्पेयर टू एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थोड़ा सा ज्यादा मिलते हैं सर। हाँ, 3 इंक्रीमेंट शायद बढ़ के मिलते हैं, जो मेरी नॉलेज है। बाकी हो सकता है ऊपर नीचे भी कुछ हो, बाकी सैलरी भी आपको अच्छी खासी सैलरी है। और पहली बात तो सिविल जजेस, और हम आप जानते हो कि सैलरी के लिए नहीं है, एक रेपुटेटेड पोस्ट है और आदमी इसको प्राप्त केवल सैलरी के लिए नहीं करना चाहता। तो आप, मेरे को भी यही पता है कि आपने जो आपने जॉब को पाने की कोशिश की, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग लॉयर थे और आपने काफी कुछ वहां से भी सीख रहे थे, जो मैंने आपके बारे में देखा हुआ है, वो चीज है। अच्छा, एक आपने पॉइंट उठाया कि आप पब्लिक सर्वेंट फैमिली से थे, इसलिए आपके ऊपर फैमिली वाले आपको समझते थे, आपके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर नहीं था। ये देखा गया है, अभी बहुत सारे मामले देखे गए, इवन मतलब अभी मैंने एक आध मामला देखा था, कुछ बच्चे सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं और एग्जाम प्रेशर को डील नहीं कर पाते, कुछ एग्जाम क्विट कर रहे हैं। अभी जैसे एमपी का कुछ नया नोटिफिकेशन आया, खैर उसके बारे पे तो चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन प्रश्न ये है कि फैमिली जो प्रेशर देती है, क्योंकि मैं उम्मीद है कि ये वीडियोस बच्चे के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी शायद देखेंगे, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे कि जो बच्चों को प्रेशर देते हैं, क्या उन्हें उससे रिलेटेड आप कुछ बताना चाहें? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि फैमिली किसी भी स्टूडेंट का स्पाइन होती है सर। अगर हमारी स्पाइन स्ट्रांग होती है तो हम बहुत स्ट्रांगली और फर्मली स्टैंड कर पाते हैं सर। तो हर बच्चे का जो स्किल सेट होता है सर, हर बच्चे की जो डिजायर और इंटरेस्ट होते हैं वो अलग अलग होता है। और आजकल क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज भी काफी सारे हो रहे हैं, काफी रैपिडली चेंजिंग सिनेरियो से हम गुजर रहे हैं, ऐसे में फैमिली सपोर्ट एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और पेरेंट्स अगर बच्चों को समझते हैं तो बच्चे फिर अपने जो स्किल्स होते हैं उसको मैक्सिमम पोटेंशियल तक एक्सप्लोर करते हैं और फिर ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, एज कम्पेयर टू जब हमारे ऊपर फैमिली से या किसी भी तरीके का प्रेशर होता है, तो हमारे माइंड में एक अननेसेसरी बर्डन आ जाता है, जिससे हमारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल है हम उसको रिजल्ट्स नहीं पा पाते हैं। इसलिए अगर नहीं बिल्कुल। फैमिली बच्चे को समझती है, उसको सपोर्ट करती है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नहीं बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर मेरी बात कोई पेरेंट्स सुन रहे हो तो उसको भी याद रखिए कि अगर आप बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो रिजल्ट और बेहतर आएगा। प्रेशर में कभी एग्जाम नहीं निकलता है, प्रेशर में और चीजें खराब होती हैं, तो प्रेशर को आप हमेशा हटाकर बच्चे को फ्रीडम दीजिए, कि और डेफिनेटली अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, फ्रीडम देंगे, तो एग्जाम निकालेगा। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि आप, जैसे आपने बताया कि आप इंदौर शिफ्ट हुए थे प्रिपरेशन के लिए, आपने एलएलबी वहीं से की है, तो एक प्रश्न आता है बच्चों के मन में, कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ लोग कोचिंग यूज करते हैं, कोचिंग करते हैं। अब वो कोचिंग ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, वेरियस प्लेटफॉर्म्स है, वेरियस मोड्स है। तो क्या कोचिंग का भी कोई रोल होता है, या बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी ही आप एग्जाम को निकाल सकते हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना सर अगर जनरल स्टेटमेंट दे तो कोचिंग करना किसी के लिए जरूरी नहीं है।
हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पर सेल्फ स्टडी करके भी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं। जैसे हमारे रीवा से ही 2019 फेज 1 की जो टॉपर थी, उन्होंने बिना कोचिंग के रैंक 1 लाई थी। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छे रैंक्स लाते हैं। बट क्योंकि मैंने कोचिंग करी थी सर, राजेश शर्मा सर के गाइडेंस में मैंने कोचिंग करी थी। तो अगर कोचिंग हम करते हैं सर, तो एक अप्रोच पता चल जाता है सर कि बैरैक्स को पढ़ने का अप्रोच क्या है, या एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, हमें किसी भी चीज को कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे डेवलप करना है। ये सारी चीजें थोड़ा सा कोचिंग से पता चल जाती हैं। बट बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं सर कि अगर कोचिंग नहीं करेंगे तो एग्जाम नहीं निकल सकता है। बहुत अच्छे से एग्जाम कोचिंग के साथ या कोचिंग के बगैर भी निकल सकता है। बिल्कुल, आपने एक नाम का जिक्र किया, जशविता, जो सतना से थी। मैंने उनके बारे में भी पढ़ा हुआ है, सुना है। उन्होंने कहा था कि गाइडेंस जरूरत होता है। देखो, कोचिंग और गाइडेंस को थोड़ा सा अपन अलग कर लें। मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ी बिल्कुल कोचिंग की जरूरत होती, मेरा भी पर्सनली कहना है आपके पास एक मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड करे। क्योंकि अगर आपके पास मंजिल का रास्ता नहीं पता तो डेफिनेटली भटकोगे और समय बहुत लगेगा। तो आपको अगर सही समय पे जॉब चाहिए, सही समय पे एग्जाम क्रैक करना है, और आप चाहते हो कि आपके ऊपर प्रेशर ना आए, तो आपको एक मेंटर, एक गाइड की आपको जरूरत होती है, जो कोचिंग के रूप में या आपके सीनियर के रूप में भी आपको मिल सकता है। तो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, और हम मैं आपसे पूछूंगा कि जो मैंने ये चीजें बोली कि ये सही थी कि नहीं। बिल्कुल सही बोला सर, गाइडेंस बहुत जरूरी होता है, और गाइडेंस हमें हमारे सीनियर से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, टीचर से, कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है। आपने इंटर्नशिप भी किया है। एक सवाल बहुत बच्चों के मन में होता है, इंटर्नशिप, एक तो देखो इंटर्नशिप जेन्युइन होती है, सीधा सीधा बोलो, और एक होता है आजकल फैशन के रूप में इंटर्नशिप की जा रही है कि बच्चा जा रहा है, कोर्ट में बैठ रहा है, सीख कुछ नहीं रहा है। तो इंटर्नशिप क्या रोल प्ले करती है आपकी जुडिशरी में? मतलब मैं जर्नली प्रैक्टिस के वे पे नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कि अगर आपने इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप कैसे करें और कहाँ से करें, एक तो ये चीज। और कौन किस फील्ड से इंटर्नशिप करे, और इंटर्नशिप का फायदा आपको जुडिशरी में कैसे मिलेगा? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि स्पेशली हमारा जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है उसमें इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दी गई है। और जैसा आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे वहां पर जाके बहुत सीरियसली इस चीज को नहीं लेते हैं। इससे किसी और का नहीं, उन्हीं का ही लॉस होता है सर, क्योंकि वो अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं जब उनका कॉम्पिटिटर उसी टाइम पे कुछ सीख रहा होता है। तो सर मैंने इंटर्नशिप करी है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो सर माइंडसेट हमारा हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें आगे जाके क्या करना है। और एक बार हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाता है तो फिर इंटर्नशिप के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए वो भी हमारी प्रायोरिटी में क्लियर होता जाता है। तो मैंने सर सुप्रीम कोर्ट से पहले भी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करी थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाद भी मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही मैंने इसलिए करी सर क्योंकि मैं जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहता था, और जुडिशियल ऑफिसर की पहली पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होती है सर। तो मैं उस चीज को जो पढ़ रहा था कॉलेज में उसको प्रैक्टिकली होते हुए देखना चाह रहा था कि प्रैक्टिकल वे में जुडिशरी काम कैसे करती है, एक ऑनरेबल जज का काम क्या होता है, एडवोकेट से कैसे कोलैबोरेट करके जुडिशियल प्रोसेस को प्रैक्टिकली अंजाम दिया जा रहा है। तो मैंने अपनी मेजर इंटर्नशिप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसलिए करी कि मैं उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देख पाऊँ। और वो सर अनपैरेलली मुझे उस चीज ने अपने एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प किया है। उससे मेरा कॉन्फिडेंस, उससे मेरी आंसर राइटिंग, उसने मेरे इंटरव्यू में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी। क्योंकि जो एक्चुअल प्रोसेस है जो आप एक्चुअली जॉब में आके करने वाले हो वो आप सीखने लग जाते हो। और फिर वो जो एक कॉन्फिडेंस आपको मिलता है वो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में, आपके आंसर्स में झलकने लगता है, जो मुझे पर्सनली एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प किया सर। चलिए, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, एक और बस इंटर्नशिप से लास्ट क्वेश्चन, कि इंटर्नशिप आपको डेफिनेटली हेल्प करी, लेकिन इंटर्नशिप बहुत सारी फील्ड्स में हो रही है। तो मैं आपका सजेशन जानना चाहूंगा कि अगर आप किसी को सजेस्ट करें कि अगर किसी को लॉ जुडिशियल ऑफिसर बनना है तो वो किस फील्ड से इंटर्नशिप करे? सर अगर किसी को एमपी सिविल जज का एग्जामिनेशन देना है तो उसको ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में आकर के इंटर्नशिप करनी चाहिए। वो कोई भी फील्ड में हो सकते हैं, सिविल में भी कर सकते हैं, क्रिमिनल में भी कर सकते हैं, या बहुत सारे लर्नेड एडवोकेट्स होते हैं जो दोनों केसेस हैंडल करते हैं। तो उनको आकर के और सीरियसली अपना टाइम देना चाहिए और उस चीज को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लैक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से पीछे भी रह जाते हैं। बाकी बिल्कुल। अगर किसी को जुडिशियल नहीं बनना है, कॉर्पोरेट में जाना है, तो फिर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म्स में, या किसी को लिटिगेशन में जाना है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट अगर किसी को एमपी सीजे के परस्पेक्टिव से इंटर्नशिप करनी है तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में किसी लर्नेड एडवोकेट या ऑनरेबल जज के साथ उनको इंटर्नशिप करनी चाहिए,
ताकि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को वो सीरियसली सीख पाए। बिल्कुल, मैं यही पॉइंट जानना चाह रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा यार, हम वो जुडिशरी फील्ड में तो जाना चाहते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिस इंटर्नशिप करते हैं तो वो कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, कंपनी लॉ में कर रहे हैं, फोरम में कर रहे हैं, इवन एक्सीडेंटल फोरम, आपके कंज्यूमर फोरम में कर रहे हैं। तो मे भी मेरे को बहुत बार ऐसा लगा कि शायद वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पूछा कि आप कहाँ पर करें। तो सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज के जो आपके एडवोकेट्स होते हैं, अगर आप उनके पास करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो शायद आपके लिए बेहतर होगा। एक डिस्ट्रिक्ट बात कोर्ट मैं, में सर ऑनरेबल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक चीज आपके बारे में और पढ़ी कि आपने 2 साल प्रैक्टिस भी की है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, अब तो देखो प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी गई है एमपी में, लगभग आपने देखा होगा कि 3 साल की प्रैक्टिस या 70%, तो 70% तो देखो बहुत सारे बच्चों के नहीं आ पाते। तो आपने तो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग आप कर रहे थे, तो प्रैक्टिस का क्या रोल, क्या प्रैक्टिस मतलब आपने कैसे की, प्रैक्टिस आपने कहाँ पर की, और प्रैक्टिस ने क्या हेल्प की आपकी जुडिशरी एग्जाम क्रैक करने सर तो मैं अपने इंटर्नशिप डेज में भी, जैसा मैंने बताया कि मैं ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में आता था इंटर्नशिप करने, उसके बाद जब मुझे सनद मिल गई तो मैं काफी सिंसियरली और सीरियसली इस चीज को ले रहा था। मेरा गोल क्लियर था कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर ही बनना है, बट देन मैं खाली नहीं बैठना चाहता था। और क्योंकि कोविड आ गया था तो इंस्टीट्यूट्स और काफी सारी चीजें बंद हो गई थी, तो उसके बाद मैं सर घर पे 6-7 घंटे पढ़ाई करता था और उसके बाद कोर्ट जाता था। और कोर्ट में मैं सिंसियरली जो भी केसेस मुझे असाइन किए जाते थे मेरे सीनियर के द्वारा, मैं उनको बहुत सिंसियरली स्टडी करता था। जहां पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी आर्ग्यू करने की या क्रॉस एग्जामिन करने की या रिसर्च करने की, मैं उसको बहुत सिंसियरली लेता था। और उस चीज ने सर मेरे माइंड को एक कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच दिया, और मुझे क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ या जो भी प्रोसीजरल लॉज हैं उसको देखने का एक अलग ही नजरिया सिखाया, जिससे ना सिर्फ मेरे प्री और मेंस को प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस का अप्रोच बदला, बल्कि मेरे पर्सनालिटी में और मेरे इंटरव्यू में उस चीज ने बहुत हेल्प करी। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सर वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं एग्जामिनेशन में, वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को मुझे लगता है जिसने एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रखा है वो बेटर तरीके से आंसर कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ वेल वर्स्ड है। तो क्योंकि मुझे 1.5-2 साल हो गए थे प्रैक्टिस करते हुए, तो मुझे उस प्रैक्टिस में जो कुछ भी सर सीखने का मौका मिला उसने मुझे जुडिशरी एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करी सर। ठीक है। ये तो चीज समझ में आ गई कि प्रैक्टिस डेफिनेटली हेल्प करेगी आपकी, वो अभी भी हेल्प करेगी, और आपको जुडिशियल ऑफिसर बनने के बाद भी आपकी हेल्प वहां पे होने वाली है। एक डेफिनेटली। मन में सवाल था, मैं उसको बाद में बताऊंगा मेरे मन में क्या चीज थी, मैं इस क्वेश्चन को क्यों पूछ रहा हूँ। मैं आपसे एक जर्नल पहली चीज पूछता हूँ, फिर मैं आपको रीजन बताता हूँ। मेरा सवाल है कि राइट टाइम क्या होगा, अपन को प्रैक्टिस कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्या ड्यूरिंग दी कॉलेज, जब कॉलेज में है तभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें कि भैया हम सुबह 8 बजे से 1 बजे तक कॉलेज है और 1 बजे से हम प्रैक्टिस चालू करते हैं, या एलएलबी आपकी कंप्लीट हो जाए या मेजर सब्जेक्ट्स कम से कम अपना मेजर आपको जानकारी हो जाए लॉस के बारे में, तब स्टार्ट करें? तो स्टार्ट कब करें? सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि सबको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, बट अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है और बच्चों को करना पड़ेगा तो फिर उनको टाइम मैनेज करना चाहिए सर। और डिग्री कंप्लीट होने के पहले जब तक सनद नहीं मिलती तब तक लीगली वो एंटाइटल्ड नहीं रहते अपियर होने के, तो इंटर्नशिप में जा सकते हैं, कोर्ट के प्रोसेस को सीख सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही उनको सनद मिल जाती है तो फिर उनको सीरियसली जाने लगना चाहिए। और हम, अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था, मैंने बोला इसके पीछे रीजन था। मैंने प्रैक्टिकली कुछ बच्चों को देखा है जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर से उनके मन में भर दिया जाता है कि प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लॉस क्लियर नहीं है और वो प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाते हैं। तो वो मैं आपको बताना चाहता था कि आप और हम का भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि जब आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए, आप इंटर्नशिप करिए बीच बीच में, 10-10 10 15-15 दिन की, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो आपके पास एक प्रॉपर डिग्री हो, या डिग्री नहीं हो, आप बिना डिग्री के भी, मतलब क्या कर सकते, बिना डिग्री के प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, इंटर्नशिप करेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आपको बेसिक कम से कम सारे के सारे लॉस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिना लॉ की जानकारी के तो फिर आप वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसको फिर मैं बोल सकता हूँ आप क्लर्कशिप कर रहे हो। वो इस प्रकार से शायद अपन उसे देख सकते हैं। सीरियसली करना चाहिए सर, जो भी हमारे लॉज हो, जिस जिस पे हमको प्रैक्टिस करनी है, जो भी केस के फैक्ट्स हो उसको सीरियसली पढ़ना चाहिए, उस पर रिसर्च करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए सर। क्योंकि जो जुडिशरी एक फ्रेटर्निटी है, एक फील्ड ऑफ डिसिप्लिन है, इसमें हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हालांकि हार्ड वर्क का कहीं भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट सर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत जो करते हैं सर फिर उसका रिजल्ट अलग दिखता है सर। तो मेहनत करनी चाहिए, और टाइम टाइम सर बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आजकल जो हमारी जनरेशन है
वो टाइम काफी अननेसेसरी जगहों पर वेस्ट कर रहे हैं सर। तो मुझे लगता है टाइम को काफी स्मार्टली मैनेज करना चाहिए और टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए अपने आप को बिल्ड करने में। हॉबीज जो व्यक्ति की रहती हैं, हॉबीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। शायद ये मेरे तो बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की आप लाइफ देख रहे हो कि बहुत मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ है, बहुत कॉम्पिटिटिव लाइफ है। तो हॉबीज और एक्टिविटीज जो आप करते हो, कोकुलर एक्टिविटीज, ये कितनी हेल्पफुल होती हैं? और क्या ये होनी चाहिए? कि कुछ, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में रहता है कि मुझे बस पढ़ना, और 10-10 12-12 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से उनकी मेंटल स्थिति भी कभी कभी खराब देखी गई है। तो हॉबीज और एक्टिविटीज ये कितनी जरूरी है, और ये कितनी हेल्पफुल, और इसने आपको कितना हेल्प किया? सर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था, तो मुझे फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने में, एक्सरसाइज वगैरह में इन्वॉल्व रहने में काफी अच्छा लगता था। तो मेरे हॉबीज से सर एक्सरसाइज वगैरह करना, कुछ सोशल वर्क करना, उसके बाद जो भी करंट अफेयर्स में सोशल लीगल इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे बारे में पढ़ना, उसके बारे में रिसर्च करना, ये सब मेरे हॉबीज थे। तो इसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया सर, क्योंकि पढ़ाई के बाद जब आप एक्सरसाइज करते हो या कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी आप करते हो, तो वो आपके दिमाग से स्ट्रेस को दूर कर देता है। दूसरा सर, जब आप सोशियो लीगल इश्यूज के बारे में पढ़ते हो, चाहे वो इंडिया के हों या इंटरनेशनल हों, तो वो कहीं ना कहीं जो मेंस एग्जामिनेशन में ऐसे राइटिंग आता है या इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं या प्रीलिम्स में जो जीके का पार्ट होता है, उसके लिए काफी हेल्प कर देता है सर। जो आपने एक और बात पूछी कि हॉबी होनी चाहिए, तो ऐसा मैंडेटरी तो मैं नहीं बोलूंगा। मेरा यही एडवाइस रहेगी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो भी इंटरेस्ट है सर, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, किसी को वॉक करना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जो भी इंटरेस्ट हो, तो जब आपके पढ़ाई का टारगेट पूरा हो जाता है, आप उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम वहां पर दे भी दोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने दिमाग को एक हैप्पी प्लेस रखना है। आपका दिमाग अगर खुश रहेगा तो वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा कर पाएगा। तो बहुत सारे सवालों के जवाब जो हमने अरहम से पूछे, अरहम ने उन्हें बहुत बेबाकी से दिया, बहुत ईमानदारी से आंसर्स दिए। और अभी ये सेशन कंप्लीट नहीं है, ये एक सेशन था। अभी स्ट्रेटेजी सेशन लेके आएंगे जो आपके लिए और हेल्पफुल होगा। ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमारे मन में रहते हैं। और अभी हम सेशन में कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू के लिए राइट अप्रोच क्या होगा, उसे कैसे करें। तो वो भी हम सेशंस लेके आएंगे आपके लिए अरहम के साथ ही। तो उसके पहले मैं आपको दो शब्द बस कहना चाहूंगा। कामयाबी सुबह जैसी होती है, सुबह मतलब मॉर्निंग। कामयाबी सुबह जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। मतलब आपको जागना पड़ेगा तभी आपको सुबह मिलती है। अगर आप सोकर 11 बजे उठोगे तो आपको सुबह नहीं मिल जाएगी। तो आपको वही मेहनत के साथ है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करोगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। या आप जुडिशरी को आपको मांगने से नहीं मिलेगी, बल्कि आपको जुडिशरी के लिए जागना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो कल उम्मीद करते हैं जैसे जहां अरहम बैठे हुए हैं, तो अरहम की तरह मैं कल आपका भी इंटरव्यू लूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी सेशन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन का वेट करेंगे तो हम अरहम के साथ रिकॉर्ड करेंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू अरहम। थैंक यू सो मच सर।